अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे पीयर टू पीयर जो एप्लीकेशन है वो किस तरह रन करती हैं। अभी तक हम जितने भी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था वेब के बारे में, हमने पढ़ा था ईमेल के बारे में, हमने पढ़ा डीएनएस के बारे में। ये जितनी भी एप्लीकेशन हैं ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ करती हैं। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके पास एक सर्वर होना चाहिए और वो जो सर्वर होता है वो ऑलवेज ऑन एक डिवाइस होती है। ठीक है, एक ऑलवेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए ज़रूरी है। जितने भी सर्वर्स होते हैं वो 24/7 उनको इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जब भी उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए होती है उस सर्वर से, ठीक है, वो किसी भी वक्त उस सर्वर पे जाके वो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या वो वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं। तो ये नेसेसरी इसमें होता है कि आपके पास ऑलवेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर्स हों। तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है, आपके पास जो है ना ऑलवेज ऑन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, उसमें अगर होता भी है तो वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। उसमें यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का डिफरेंस क्या है वो अभी हमने देखना है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे होस्ट होंगे जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, जिनको हम पीयर्स कहते हैं। वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने डायग्राम देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें ये अगर पीसी है और इसने ये जो कार जा रही है, इसमें कोई इंटरनेट मॉड्यूल लगा हो, उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट दोनों कर सकते हैं। इसी तरह इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरह एक पर्सन जो है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू इंटरनेट को यूज़ कर रहा है और वो एक मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो वो इस इंटरप्राइज के नेटवर्क में जो पीसी है उसके साथ अगर वो बात करना चाहता है तो वो कर सकता है। जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता था, आप सिर्फ सर्वर से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप जो एंड डिवाइसेज हैं वो आपस में बात नहीं कर सकती थी। तो इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ हमने क्या देखी, आपके पास जो कोई ऑलवेज ऑन सर्वर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये डिवाइस जो है डिस्कनेक्ट होना चाहे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, हमारे सिस्टम पे इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर ये इंटरनेट के साथ डिस्कनेक्ट होती हैं, ये डिवाइस डिस्कनेक्ट होती है, बाकी जो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी जो कम्युनिकेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा, उसमें अगर ये हम सर्वर को डाउन कर देते हैं तो जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इस सर्वर पे जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एक ही आप सर्वर को डाउन करते हैं तो आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो इसमें जो ये पॉइंट है पीयर रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अदर पीयर, तो जितने भी आपके पास पीयर्स होंगे, हर एक, इसको भी हम पीयर कहेंगे, ये भी पीयर है, ये भी पीयर है। ठीक है, जितने भी एंड डिवाइसेस हैं उनको हम पीयर्स कह रहे हैं। तो कोई भी जो पीयर है वो दूसरे पीयर से कोई भी सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके पास कोई फाइल है और इस पीसी को फाइल चाहिए तो वो इससे वो ले सकता है। इसने अगर इससे भी लेनी है तो वो ले सकता है। ठीक है, इसने इससे कोई फाइल लेनी है तो वो ले सकते हैं। तो वो डायरेक्टली एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना पीयर टू पीयर के आर्किटेक्चर में, वो ये है कि सेल्फ स्केलेबिलिटी होती है। सेल्फ स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जितने भी नए पीयर्स आपके नेटवर्क में आएंगे, आपके पास जो सर्विस की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं अगर इसकी बात अगर आप करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, अगर आपके नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ते हैं तो आपकी स्केलेबिलिटी नहीं बढ़ती। नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो आपको नंबर ऑफ़ सर्वर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप नंबर ऑफ़ सर्वर नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी जो सर्विस क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। आपके पास क्लाइंट ज़्यादा हो रहे हैं, आपके पास जब एक लिमिट से ज़्यादा क्लाइंट हो जाएंगे तो वो उनको आपका सर्वर जो है सर्विसेज नहीं दे सकेगा, क्योंकि हर एक सर्विस की एक कैपेसिटी होती है कि वो एट अ टाइम इतने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं।
और जो इसका ये पॉइंट है, पीयर जो है ना वो किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकते हैं। ये नहीं है कि पीयर ने हर वक्त कनेक्ट होना है तो आपका ये जो पीयर टू पीयर का जो नेटवर्क है ये चलेगा, ठीक है। वो आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। जबकि हमने कहा था कि अगर आपके पास एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, उसमें जो सर्वर है उसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाएगा तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इसमें फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट कम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपने कह रहे हैं किसी भी वक्त आप पीयर कनेक्ट हो सकते हैं और उनका आईपी एड्रेस भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए आपको वैसे ये सारी चीज़ें देखने के लिए इसकी जो मैनेजमेंट है वो फिर जो बिहाइंड द सीन हो रही होती है वो थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें चाहिए कि हमारा काम जो है ना पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर से किस तरह एफिशिएंटली हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास प्रोटोकॉल पहले से बने हुए हैं, आपको खुद मैनेजमेंट वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे फेमस प्रोटोकॉल है आप यूज़ कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, वो पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग के लिए बिट टोरेंट आप यूज़ करते हैं। तो बिट टोरेंट एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके थ्रू आप आपस में फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। इस तरह और भी आपके पास प्रोटोकॉल हैं। स्ट्रीमिंग के लिए ये एक प्रोटोकॉल है, इस तरह वॉइस ओवर आईपी के लिए एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्काइप जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है वो प्रोप्राइटरी है, ठीक है। प्रोप्राइटरी होने का मतलब ये है कि वो सिर्फ स्काइप वालों को पता है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं टू सेंड वॉइस ओवर आईपी, ठीक है। तो जो बिट टोरेंट है ये किस लिए यूज़ होता है, ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम देखते हैं, अगर आपके पास एक फ़ाइल है और उसको आपने मल्टीपल लोगों के दरमियान शेयर करवाना है, तो उसके लिए अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं और दूसरी तरफ आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो कितना लगेगा। आपके पास एक सर्वर है और आपने उनको n पीयर्स तक उस फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आपकी बुक में एक डायग्राम दी गई है, ठीक है, जिसमें कुछ सिंबल हैं, उसको आपको पता होना चाहिए ये समझने के लिए। ये आपके पास एक सर्वर है, उस पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है जिसका जो साइज़ है वो f बिट्स है, ठीक है। और ये जो यूएस है, ये यूएस का मतलब ये है कि इस सर्वर की अपलोड स्पीड है। इस तरह जो U1 है ये इस पीसी की अपलोड स्पीड है और जो D1 है इस पीसी की डाउनलोड स्पीड है, ठीक है। इस तरह आपके पास बहुत सारे पीयर्स हैं, ठीक, n पीयर्स है जिसको आपने ये n पीयर्स को आपने ये फाइल देनी है। तो अब हम देखते हैं कि अच्छा, अगर आपने इस फाइल को इन सारे पीयर्स तक पहुंचाना है तो कितना टाइम लगेगा अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा अगर आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपके पास एक सर्वर है और इस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इस फाइल को सारे जो पीसीज हैं वहाँ तक उसको पहुँचाना है। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर को ये जो फाइल है हर एक जो क्लाइंट इसका होगा उसको अलग उसको सेंड करनी पड़ेगी। और एक जो कॉपी है उसको जो सेंड करना है उसके लिए इसको जो टाइम चाहिए वो f/us है। यूएस क्या है, ये अपलोड स्पीड है उस सर्वर की, जो और f है ये फाइल का साइज़ है इन बिट्स। और अगर आपने n कॉपी सेंड करनी है, n आपके पास क्या है, n टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स है जिनको आपने ये फाइल सेंड करनी है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर आपने n कॉपीज़ को सेंड करना है तो आप f/us को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल टाइम आ जाएगा कि अगर आपने एक फ़ाइल को इन n क्लाइंट्स तक सेंड करना है तो आपको इतना टाइम लगेगा। अब दूसरी तरफ जब ये फ़ाइल ट्रांसमिट होनी है तो इसने नेटवर्क से ये डाउनलोड करनी है, तो उसको जो मिनिमम हम एज्यूम कर रहे हैं जो टाइम लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट आपके पास क्लाइंट्स हैं, उनकी जो डाउनलोडिंग की स्पीड है वो डिफरेंट होगी। तो हम इसमें ना कह रहे हैं कि ये जो डी मिनिमम है ये ऐसा इनमें से कोई क्लाइंट है जिसकी जो मिनिमम डाउनलोड स्पीड है वो डी मिन होगी, ठीक है। तो मिनिमम क्लाइंट डाउनलोड रेट जो होगा वो f/d मिन होगा, कि आपके पास ये जो मिनिमम इसमें जितना भी टाइम लगेगा ना डाउनलोड करने में इसमें सारों में से वो f/d मिन होगा। अब अगर हमने देखना है कि इस फाइल को आपने सारे पीसीस तक पहुंचाना है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टाइम क्या है, DCS क्या होगा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन टाइम ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये किस तरह निकालेंगे, इसमें आपने ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है और दूसरी तरफ आपने इसकी वैल्यू को देखना है। जो भी वैल्यू बड़ी होगी उतना आपको
एट लीस्ट टाइम लगेगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपको उतना मिनिमम टाइम लगेगा टू सेंड दिस वन फाइल टू ऑल दी क्लाइंट्स। ठीक। अब हम देखते हैं अगर आपने इसी फाइल को मल्टीपल क्लाइंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा अगर आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे स्टार्ट में अगर आप देखें, अगर आपके पास एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, आपने इस फाइल को सेंड करवाना है मल्टीपल पीयर्स के दरमियान, तो सबसे पहले सर्वर के पास एक कॉपी है। ठीक है। अब इस सर्वर ने क्या करना है, क्योंकि एट द स्टार्ट पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में भी आपके पास एक सर्वर पे एक कॉपी होना ज़रूरी है। ठीक है। तो स्टार्ट में क्या करेगा, आपके पास ये सर्वर ने एक पीयर तक इस फाइल को सेंड करना है। तो जो मिनिमम टाइम लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो है f/US। ठीक है। तो अगर आपके पास एक फाइल है, उसने पहुंचाना है नेटवर्क में, उसको सेंड करना है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में, जो मिनिमम टाइम है वो f/US है, अगर आपके पास एक ही क्लाइंट को आप दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो फाइल है, सारे जो क्लाइंट्स हैं ना वहाँ तक ये फाइल चली जाए। ठीक है। इसने अगर डाउनलोड कर लिया तो बाकी भी यूज़ को ये डाउन चली जाए। ठीक है। जो डाउनलोड स्पीड हम कह रहे हैं, जो मिनिमम क्लाइंट की डाउनलोड स्पीड है वो f/d min है। अब होता क्या है, आपके पास जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में तो ये है ना एक ही सर्वर है और उसने मल्टीपल क्लाइंट्स को वो फाइल देनी है। जबकि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जब भी एक जो पीयर है उसको एक फाइल मिल जाती है तो वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने पीयर्स के दरमियान उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो पीयर है उसको ये फाइल मिलती है तो बाकी जो पीयर्स हैं वो इससे फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उनके साथ ये इसको शेयर करवा सकते हैं। अब ये फाइल अगर इसको भी मिल गई है, अब ये दोनों मिलके आगे जितने भी पीयर्स आएंगे उनको ये फाइल दे सकते हैं। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का ये फ़ायदा है कि जितने ज़्यादा आपके पीयर्स बढ़ते जाते हैं उतने ज़्यादा आपके पास जो फाइल्स की कापीज़ हैं वो नेटवर्क में बढ़ेंगी और उतनी ज़्यादा आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो कम होता जाएगा। अब ये फाइल जितनी नेटवर्क में जितनी ज़्यादा जाएगी उतना ज़्यादा हम कह रहे हैं कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो कम होगा। क्लाइंट्स क्या करेंगे, क्लाइंट्स के पास जो है ना ये फाइल जाएगी और हर एक क्लाइंट, हम कह रहे हैं हर एक क्लाइंट ने n/f बिट्स डाउनलोड करनी है, यानी कि आपको f बिट्स है, n क्लाइंट्स हैं तो इतनी बिट्स जो है ना डाउनलोड होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम अपलोड स्पीड आपके पास पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में होगी वो US प्लस समेशन ऑफ UI आपके पास क्या है, ये आपके पास ये जो पीयर्स हैं इनकी अपलोड स्पीड है। तो इसमें ये हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में आपके पास जो पीयर्स होते हैं वो भी अपलोड कर रहे होते हैं। अगर ये भी अपलोड फाइल कर रहा है तो ये पीयर भी अपलोड कर रहे होंगे। ये जो अपलोड कर रहे होंगे ये किसी न किसी दूसरे पीयर के पास ये फाइल जा रही होगी। अब अगर आप देखना चाहें कि अगर एक आपके पास पीयर टू पीयर नेटवर्क है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा होगा वो आपने देखना है। इन तीनों वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो आपको देगा कि ये मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है। तो इसमें देखें आपके पास जो NF है ये टोटल बिट्स हैं जो आपने नेटवर्क पे भेजनी है। तो अब ये वैल्यू जो है आ रही है US प्लस, इसमें आप ये जब ऐड करेंगे, अगर आपके पास बहुत 1000 यूज़र्स हैं, ठीक है, 1000 पीयर्स हैं, उनकी आप अपलोड स्पीड को ऐड कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के साथ, ये जो टाइम आएगा ये बहुत ज़्यादा कम आएगा एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये कंपैरिजन दिया गया आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो कैपेसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो किस तरह वेरी करता है। तो इसमें दिया गया है आपके पास जो अपलोड रेट है वो U है और आपको एक फ़ाइल आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक साइज़ है तो वो 1 आवर आता है। ठीक है। और आपके जो सर्वर का अपलोड रेट है वो 10 टाइम ज़्यादा है जो आपके क्लाइंट का अपलोड रेट है। तो इसका अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीसीज बढ़ते हैं जिसको हम
अगर आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्लाइंट्स कहते हैं उन एंड सिस्टम्स को। अगर आप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको पीयर्स कहते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास नेटवर्क में डिवाइसेस बढ़ती हैं, आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में वो लीनियरली इंक्रीज़ करता है। जबकि जो पीयर टू पीयर में आपके पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम है वो उस हिसाब से बढ़ेगा नहीं। ठीक है, जितने क्लाइंट्स आपके पास अगर आप कंपैरिजन करें विद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो इसमें आपके पास 30 नेटवर्क में डिवाइसेस हैं तो उसका टाइम जो है ना ये इतना आ रहा है। जबकि अगर आप यही फाइल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो ये इसका फ़ायदा है, अगर आपने कोई फाइल शेयरिंग करनी है तो जो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में आप ज़्यादा जल्दी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपकी जो कैपेसिटी है जितने ज़्यादा क्लाइंट्स बढ़ेंगे आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। अभी हम BitTorrent के बारे में पढ़ते हैं कि BitTorrent क्या चीज़ है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। BitTorrent जो है ना एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है जो कि फाइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। कुछ इसके लिए टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होने चाहिए अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो BitTorrent में हम किसी भी फाइल को क्या कर देते हैं, हम तो 56 किलोबाइट्स के चंक्स में उनको डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद टोरेंट का वर्ड आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे हैं और आज आप उसका मीनिंग देख लेंगे टोरेंट का मतलब क्या। BitTorrent की टर्मिनोलॉजी में जो टोरेंट का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीयर्स हैं वो आपस में जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो जो सारा ग्रुप होगा वो उसको हम टोरेंट कहेंगे। ये अगर आप पीयर्स हैं ये आपस में फाइल एक्सचेंज कर रहे हैं इस पूरे ग्रुप को हम टोरेंट का नाम देंगे। उसके बाद जो दूसरी एक चीज़ होती है वो ट्रैकर होती है। ट्रैकर जो होता है ये किसी भी सर्वर पे पड़ा होगा और ट्रैकर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एक टोरेंट में कितने पीयर जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जो सारी डिटेल होंगी, उनके जो आईपी एड्रेसेस होंगे और बाकी जो डिटेल होंगी उनके पास कौन कौन से चंक्स हैं वो ट्रैकर के पास होंगे। जब भी कोई एक नया बंदा आएगा, ये एलिस के नाम से एक लड़की आती है और उसे एक फ़ाइल चाहिए या कोई भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए उसने वो डाउनलोड करना है तो वो क्या करेगी, सबसे पहले इसने कांटेक्ट करना है ट्रैकर को। ट्रैकर के पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कि इस टोरेंट में कौन कौन से पीयर्स हैं जो कि उनके पास कुछ चंक्स ऑफ डाटा है तो ये ट्रैकर से कांटेक्ट करेगी। ट्रैकर उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा टोरेंट के बारे में कि अच्छा इतने पीयर्स हैं, उनके आईपी एड्रेसेस ये हैं। तो उसके बाद जो एलिस है ये भी इस टोरेंट का हिस्सा बन जाएगी क्योंकि इसने सबसे पहले उन चंक्स को डाउनलोड करना शुरू कर देना है। जब इसके पास कुछ चंक्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद ये भी बाकी जो पीयर है उनको ये सेंड करना शुरू कर देगी। तो इस तरह आपके पास नए यूज़र जब आते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी और अगर यूज़र्स आएंगे वो टोरेंट का पार्ट बनेंगे तो उनकी, क्योंकि वो कुछ पहले तो डाउनलोड करेंगे, शुरू में उनके पास कुछ भी डाटा नहीं होगा, लेकिन जब एक दफ़ा उसके साथ टोरेंट में वो आ जाएंगे उसके बाद उन्होंने डाउनलोड करना शुरू कर दिए हैं कुछ चंक्स। जब उनके पास चंक्स आ जाएंगे कुछ तो वो दूसरे जो पीयर्स हैं उनको भी वो सेंड करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह आपके पास जो नेटवर्क की कैपेसिटी है वो पीयर्स के बढ़ने से बढ़ जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी एक पीयर ज्वाइन करेगा, ठीक है, शुरू में उसके बाद फाइल का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उस चंक्स को अक्यूमुलेट करेगा तो उसके पास फाइल का पोर्शन जो है ना वो आता जाएगा। तो शुरू में जब भी आपने एक टोरेंट का पार्ट बना तो आपने एक ट्रैकर के साथ कांटेक्ट करना है। ट्रैकर आपको लिस्ट ऑफ पीयर दे देगा। आप फिर क्या करेंगे, उसमें से एक सब सेट ऑफ पीयर्स को चूज़ करेंगे, उनके साथ आप लिंक इस्टेब्लिश करेंगे। वो लिंक इस्टेब्लिश होता है वो थ्रू टीसीपी कनेक्शन होता है। आप क्या करते हैं, लेट्स से 1000 आपके पास पीयर्स है, उसमें आपने 50 पीयर्स को चूज़ कर लिया तो 50 पीयर्स के साथ आपका टीसीपी कनेक्शन आपने इस्टेब्लिश करना होता है। तो टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, उस टीसीपी कनेक्शन के थ्रू जो फाइल की जो आप उसको सेंड कर रहे हैं या वहाँ से रिसीव कर रहे हैं वो उस कनेक्शन पर डाटा जा रहा होगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड कर रहे हैं कुछ चंक्स, ठीक है, आप मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल एक टोरेंट का पार्ट बन गया हूँ, मैं कुछ चंक्स जो मेरे पास नहीं थे वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ और जो मैंने डाउनलोड कर लिए ना, एट द सेम टाइम मैं उन चंक्स को दूसरे पीएस को अपलोड भी कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ और पीएस हैं जो चंक्स मेरे पास हैं वो उन पीएस के पास नहीं है तो उनको मैं सेंड भी कर सकता हूँ। और इसमें यानी कि आपके पास, हमने कहा था ना, सब सेट ऑफ पीयर जो है ना वो सिलेक्ट करेगा तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं कि आप पहले आप 10
पीएच के साथ आप एक्सचेंज कर रहे थे डाटा, आप बाद में वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करते हैं अपने पीसी को, दोबारा आप उस टोरेंट का पार्ट बनते हैं तो आपको जो पीयर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और किस तरह चेंज करते हैं, आप एक दफ़ा इसको बुक में डिटेल से पढ़ें तो आपको काफ़ी जो है ना डिफरेंट और काफ़ी एक्साइटिंग जो है ना चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उसके बाद आप चयन कर सकते हैं। चयन करने का मतलब ये है कि आपके पास जो पीयर्स हैं जब मर्ज़ी वो उस टोरेंट का पार्ट बन जाए, जब मर्ज़ी वो उस टोरेंट से निकल जाएं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक फ़ाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं एक टोरेंट का पार्ट बना हुआ हूँ, तो मैं किसी वजह से मुझे वो अभी पीसी को बंद करना है तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जब तक वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो जाता तो मुझे उस टोरेंट का पार्ट रहना है, ठीक है। मैं शाम को दोबारा अगर उस टोरेंट का पार्ट बनता हूँ तो मेरे पास दोबारा वो फाइल का पार्ट आना शुरू हो जाएगा। ये इसका फ़ायदा है कि आपको ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरह ये नहीं करना होता कि अगर आपका 1 GB का डाटा है आपने उसको एक ही दफ़ा में डाउनलोड करना है। तो जब एक टाइम आता है कि एक पीएच के बाद वो सारी फाइल आ जाती है तो वो ये भी कर सकता है कि अच्छा उस टोरेंट को जो है ना बिल्कुल ही निकल जाए, उसको डिलीट कर दे, ठीक है, सेल्फिशली, ठीक है। तो उसका काम हो गया। तो जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानी, हमारा काम हो गया तो हम कहते हैं ठीक है अब जो है ना बाकी को हमें फ़ाइल देने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको निकल जाते हैं। या आप उसमें कुछ देर के लिए आप टोरेंट का पार्ट रहें, जिसकी वजह से यानी कि गिव एंड टेक का रूल जो है ना आप यूज़ करें, कुछ देर के लिए उसका पार्ट रहें ताकि आपको एक नेटवर्क से एक बेनिफिट हुए। तो कुछ देर उसमें आप रहते हैं तो आपके जो पास चंक्स हैं, जो सारी फाइल हैं, वो बाकी पीयर्स को भी ट्रांसफ़र हो जाएं। किसी भी वक्त अगर आप देखेंगे तो हर एक पीयर के पास कुछ चंक्स का एक सबसेट होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है उसके पास सारी फाइल हो। अगर 2 पीयर्स हैं उनके पास जो सबसेट ऑफ चंक्स है वो डिफरेंट होगा। दोनों के पास जो चंक्स हैं उनके जो चंक्स का डाटा है वो सेम नहीं होगा। तो डिफरेंट पीयर्स के पास डिफरेंट सबसेट्स होंगे, ठीक है। आपके पास जो एलएस, अभी हम कह रहे थे कि एलएस जो है ना वो आती है और वो टोरेंट का पार्ट बनती है। तो वो क्या करती है, आपने जो नेबलिंग पीयर्स है उसके साथ टीसीपी का कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है और उनसे पूछती है सबसे पहले कि आपके पास अपनी लिस्ट ऑफ चंक्स को शेयर करें। तो जितने भी पीयर्स होंगे वो अपने पास जो भी उनके पास चंक्स होंगे उसकी एक लिस्ट उसके साथ शेयर करें कि मेरे पास ये चंक्स होंगे। तो उसके बाद लेट्स से जो एलएस है उसके पास जो है ना एल डिफरेंट नेबर्स हैं, ठीक है। तो उसके पास फिर एल लिस्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर उसके पास 30 नेबर्स हैं तो 30 उसके पास लिस्ट्स आ जाएंगी। अब उसने क्या करना है, एलएस ने ये रिक्वेस्ट उनको सेंड करनी है कि अच्छा मुझे जो है ना ये मेरे पास चंक्स हैं। सबसे पहले उसको बताएगी टीसीपी कनेक्शन क्योंकि एस्टेब्लिश हुआ है हर एक पीरियड के साथ। सबसे पहले उनको एलएस ने बताना है कि मेरे पास ये चंक्स हैं और उसके बाद उसको कहेगी मुझे ये चंक्स चाहिए। तो जो बाकी आपके पास पीरियड हैं उनको पता चल जाएगा कि एलएस के पास ये जो चंक्स हैं ये हमें ज़रूरत नहीं है इसको सेंड करने की, लेकिन ये चंक्स उसके पास नहीं है तो ये हमें सेंड करने हैं। इस स्टेज पे आपके पास एलिस के पास ये लिस्ट आ जाएगी, अच्छा मेरे पास जो पीयर्स हैं उनके पास ये चंक्स हैं। तो अब आपने एलिस ने क्या करना है, एलिस ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि अच्छा क्योंकि जो पीयर्स हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि मेरे पास ये चंक्स हैं और वो एलिस को पता है मेरे पास ये चंक्स हैं, और जो चंक्स नहीं हैं उनकी उसने रिक्वेस्ट करनी है अपने पीयर्स से। तो उसके लिए सबसे पहले उसने ये डिसाइड करना है अच्छा मैं कौन से चंक्स को के लिए रिक्वेस्ट सेंड करूँ अपने नेबर्स में, और दूसरा जो है ना उसने ये डिसाइड करना है कि अच्छा मैं किन पीयर्स को पहले वो रिक्वेस्ट सेंड करूं, ठीक है। तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जो कि है इसमें लिखा गया रे रेस्ट फर्स्ट टेक्निक में क्या होता है, आपके पास जो एलएस ये डिसाइड करेगी अच्छा आपके पास कौन कौन से चंक्स हैं जिनकी बहुत कम कॉपीज हैं, पूरे जो जितने भी पीयर्स के साथ उसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है उसमें कौन कौन से चंक्स हैं जो बहुत कम हैं उन पीएच के पास। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले उनके लिए रिक्वेस्ट करेगी जो कि जिनकी कापी बहुत ज़्यादा कम है।
फॉर एग्जांपल एक चंक है और उसकी 30 कापीज़ पड़ी हुई हैं, एक चंक है उसकी जो है ना 5 कापीज़ हैं, तो सबसे पहले जो 5 का चंक होगा ना जिसकी 5 कापीज़ पड़ी हुई हैं, एलएस उसके लिए पहले रिक्वेस्ट करेगी। तो इस टेक्निक से क्या होगा, आपके पास जो चंक्स होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं नेटवर्क में, वो बड़ी जल्दी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके पास नेटवर्क में। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो कापीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेयरेस्ट फर्स्ट जो टेक्निक है जो BitTorrent यूज़ करता है उसमें क्या होता है, तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो कि आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई भी पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपके पास एलएस अगर ये कह रही है कि मुझे ये चंक सेंड करे, तो एक टाइम आना है कि बाकी पीयर्स भी उससे रिक्वेस्ट करेंगे हमें ये चंक्स चाहिए। तो कोई भी जो पीयर है वो किस तरह जो है ना डिसाइड करता है कि मैंने कौन कौन से चंक्स जो है ना और किस किस को सेंड करने हैं और किस रेट के साथ सेंड करने हैं, उसके लिए एक ट्रेडिंग एल्गोरिदम है जो कि BitTorrent यूज़ करता है। एलएस ने जब ये डिसाइड करना है कि कौन से पीयर्स को उसने सेंड करना है, तो वो सबसे पहले ये देखेगी कि उसने उसके जो टॉप 4 जो पीयर हैं जो उसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसने अपने लेट से 10 जो पीयर हैं वहाँ से वो डाटा आ रहा है उसके पास, वो डिसाइड करेगी कि वो 10 में से जो 4 टॉप के जो पीयर हैं जो कि उसको हाईएस्ट रेट मिल रहा है, तो उनको वो सिलेक्ट कर लेगी एलएस, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगी, उन पीएस को वो अगर उन पीएस के पास कुछ चंक्स नहीं है तो वो उनको सेंड करना शुरू कर देगी और उनको भी वो हाईएस्ट रेट के साथ सेंड करेगी। तो ये जो प्रोसेस है हर 10 सेकंड के बाद होगा। हर 10 सेकंड के बाद जो भी पीयर होगा वो रीएवैल्यूएट करेगा। आपने जो भी उसके टॉप 4 पीयर्स होंगे ना जो कि उनको डाटा सेंड कर रहे होंगे, तो उनको वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन डाटा वो चंक्स सेंड कर रहा होगा। इसके बाद हर एक पीयर 30 सेकंड के बाद रैंडमली एक पीयर को सिलेक्ट करेगा और पीयर का डाटा उसके बाद कहाँ से आ रहा होगा, उसको पास ट्रैकर से आ रहा होगा, क्योंकि ट्रैकर में आपके पास सारे पीयर का डाटा होता है। तो रैंडमली वो एक और पीयर को सिलेक्ट करेगा और उसको डाटा जो है ना सेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है। हो सकता है कि वो जो पीयर है वो जो नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद उसने रीवैल्यूएट करना है तो वो टॉप 4 में वो आ जाए। तो जब वो टॉप 4 में आएगा तो उसको भी फिर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन या एनी जो है ना अपलोड रेट की जो लिमिट के उसको डाटा जाना शुरू हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पीयर जो है ना विदाउट एनी अपलोड रेट लिमिट के डाटा वो सेंड कर रहे हैं, तो उनका फ़ायदा उनको ही फ़ायदा होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक टोरेंट फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं अपने अपलोड की स्पीड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो उससे मुझे ही फ़ायदा होना है, क्योंकि मेरे जो पीयर हैं वो क्या करेंगे, मैं अपने पीएस की टॉप 4 में चला जाऊँगा अगर मेरे पास बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो वो भी फिर मुझे ज़्यादा स्पीड के साथ सेंड करेंगे। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम अपने जो अपलोड की स्पीड को जितना भी मिनिमम हो सकता है कर सकते हैं, फिर हम कहते हैं हमें टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग रहा है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि हम टॉप 4 में वो नहीं आ रहे होते, ठीक है, या उन पीएस की टॉप 4 में आ रहे होते हैं जिनके पास होते ही चंक्स बहुत कम है, तो जिसकी वजह से फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। अब हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं कि जिसको हम इन शॉर्ट CDN भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये किस तरह काम करते हैं, इनका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह का है वो अभी हम देखते हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे ना, तो जो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आपको मिल रही है और इंटरनेट की जो बैंडविड्थ जो जिस टाइप की ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रही है वो आपके पास वीडियो ट्रैफिक है, ठीक है। अगर आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ॉन प्राइम में देखें तो 80% जो आपकी रेजिडेंशियल ISP में जो ट्रैफिक होती है वो वीडियो ट्रैफिक होती है। ये 2020 का स्टैटिस्टिक्स हैं कि 80% आपकी जो ट्रैफिक जा रही है वो वीडियो, यानी कि वीडियो हमारे जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म में वो वीडियोस देख रहे हैं। आपके पास ISP में ट्रैफिक जो जा रही है 80% वीडियो। तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर इस तरह के प्रोटोकॉल चाहिए, इस तरह का आर्किटेक्चर चाहिए जो कि हमारी जो वीडियो ट्रैफिक को इस तरह हमारे एंड यूज़र तक पहुँचाए कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी मिले, उसमें बफरिंग ना हो, उसमें हम उनको हाई क्वालिटी वीडियोज़ जो है ना वो सेंड कर सकें।
तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लेट से अगर आपके 1 बिलियन यूज़र्स हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यूट्यूब ऐसे, इनका जो यूज़र्स हैं वो बिलियन में, तो किस तरह आपने बिलियंस ऑफ यूज़र्स को वीडियो सेंड करनी है। तो इसके लिए अगर हम कहेंगे एक ही आप सर्वर डिप्लॉय कर दें तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, एक ही सर्वर बिलियन ऑफ यूज़र को सर्व नहीं कर सकता। दूसरा हमारा बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि हेट्रोजीनिटी है। हेट्रोजीनिटी का मतलब ये है कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, वो डिफरेंट तरह के डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, कोई पीसीज पे यूज़ कर रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहा है, कोई अपने जो आजकल टीवी आ रहे हैं उसमें जो इंटरनेट का ऑप्शन होता है उसके थ्रू नेटफ्लिक्स यूट्यूब को देख रहे हैं। तो आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट तरह की डिवाइसेस हैं, कुछ वाइड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ मोबाइल नेटवर्क के साथ उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लोगों की जो बैंडविड्थ है वो डिफरेंट है। तो किस तरह हमने एक ऐसा नेटवर्क डिप्लॉय करना है कि जो डिफरेंट टाइप के यूज़र्स हैं उनको हम इस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन करें, उनको जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बेहतर मिले, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चाहिए। आप एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना दें कि जिसके थ्रू आपके पास जो डाटा है ना, जो आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में क्या है, आपके पास कुछ कंटेंट है, आपने उसको डिलीवर करना है एंड यूज़र तक, तो उस कंटेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वो एक जगह पे ना हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वो मल्टीपल लोकेशन पे वो होना चाहिए। शुरू में क्या होता था, हम HTTP के प्रोटोकॉल को यूज़ करते थे। आपने अगर वीडियो को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि HTTP का प्रोटोकॉल जो है वो उसका पर्पज़ क्या है, आपके पास सर्वर में कोई भी फाइल पड़ी है, बेशक वो ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, कोई भी डाटा फाइल है, उसको आपने किसी भी क्लाइंट तक सेंड करना है तो उसके लिए HTTP का प्रोटोकॉल है। तो शुरू में क्या होता था कि आप वीडियोस ट्रांसफ़र करने के लिए HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ करते थे। HTTP का प्रोटोकॉल जब यूज़ करते थे तो उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये था कि आपके पास जो फ़ाइल है ना, उसका जो भी साइज़ है, ठीक है, आपके पास जो वीडियो फाइल है वो उसी अगर आपके पास 480 में तो या 720 में, तो आप वही फाइल ट्रांसफ़र करेंगे, क्लाइंट तक वही जाएगी। जबकि जो ये प्रोटोकॉल है डैश का, डायनामिक अडाप्टिव स्ट्रीमिंग ओवर HTTP, इसमें क्या होता है कि जो भी फाइल होती हैं ना आपके सर्वर पे पड़ी होती हैं, वो सर्वर को क्या करता है, उनको मल्टीपल, एक तो चंक्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले एक फाइल आएगी, उसको मल्टीपल चंक्स में डिवाइड कर देगा और उसके बाद उनको ना डिफरेंट रेट्स पे इनकोड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने उसको 1080 की एक फ़ाइल दी है और उसको 720 में भी कन्वर्ट कर देगा, 480 में भी कन्वर्ट कर देगा, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एक, उसके बाद एक फ़ाइल होगी मैनिफेस्ट फाइल, उसमें सारे जो चंक्स होंगे ना उनकी URL होगी कि इस 480 की जो फाइल है उसके जो चंक्स हैं उसकी ये वेबसाइट है, उसके बाद आपके पास 720 की जो वीडियो की चंक्स हैं उसकी ये URL है। तो हर एक जो आपके पास डिफरेंट रेट्स हैं, 720, 1080, 480, ठीक है, इस तरह 360, उसकी एक URL हमें मिल जाएगी मैनिफेस्ट फाइल में। अब क्लाइंट क्या करेगा, अब क्लाइंट ने डिसाइड करना है कि मुझे कौन से इनकोडेड रेट पे मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे सेंड करेगा। आप सम टाइम देख रहे होते हैं कि यूट्यूब पे या वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप ऑटो कर दें तो वो शिफ्ट होता रहता है, कभी 720 पे जाएगा, कभी 480 पे जाएगा, वो किस तरह वो डिसाइड कर रहा होता है, बैंडविड्थ देख रहा होता है इस वक्त मुझे कितनी मेरे नेटवर्क में मुझे बैंडविड्थ मिल रही है। तो प्रैक्टिकली वो मेजर करेगा सर्वर टू क्लाइंट बैंडविड्थ जो आपका क्लाइंट होगा, ठीक है। उसके बाद कंसल्ट करेगा मैनिफेस्ट फाइल को, मैनिफेस्ट फाइल में देखेगा अच्छा मुझे क्या 480 के फ्रेम्स चाहिए या मुझे 720 के या 1080 के फ्रेम्स चाहिए, तो वो उनको फिर रिक्वेस्ट करेगा। अगर उसके बाद जो बैंडविड्थ आ रही है, ठीक है, नेटवर्क में कंजेशन नहीं है, वो ज़्यादा आ रही है, तो वो फिर जितना भी अगर 10 मैक्सिमम 1080 का फ्रेम्स अगर पड़े हुए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो दोबारा बैंडविड्थ को रीएवैल्यूएट करेगा। अगर उसको बैंडविड्थ कम अब हो गई है तो 720 पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर उसको और कम हो जाती है तो फिर 480 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा। और ये किस तरह पॉसिबल है, ये डायनामिक अडाप्टिव स्ट्रीमिंग एल्गोरिदम है, ये इसको पॉसिबल कर रहा है। डैश में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो इंटेलिजेंस है ना वो क्लाइंट साइड पे आपको मिलेगी। तो क्लाइंट ने डिसाइड करना होता है कि मैंने कब
रिक्वेस्ट करनी है किसी भी चंक के लिए, तो उसने इस तरह रिक्वेस्ट करनी होती है कि बफर की स्टार्वेशन भी ना हो और बफर ओवरफ्लो भी ना हो। तो आपके पास जब भी वीडियो आ रही होती है क्लाइंट पे, तो क्लाइंट में क्या हो रहा है, एक बफर होता है, बफर एक होता है, एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है उस वीडियो के लिए। तो जो भी उसके फ्रेम्स आ रहे हैं वो उसमें बफर में जा रहे हैं, उस बफर से आगे वो एप्लीकेशन लेयर को दे रहा है और एप्लीकेशन लेयर उसको प्ले करती जा रही है। तो सारी वीडियो एट अ टाइम नहीं आती, क्योंकि हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो डैश एक स्ट्रीमिंग का प्रोटोकॉल है कि आपके पास वीडियो जो है वो डाटा आता जा रहा है और साथ साथ में वो प्ले होती जा रही है। तो बफर स्टार्वेशन का मतलब ये है कि वो प्ले होती जा रही है और आप लेट से 1080 के फ्रेम्स आपके पास आ रहे हैं और आपका जो बफर है ना वो बड़ी बैंडविड्थ आपकी स्लो है और वो फ्रेम्स आते जा रहे हैं और बड़ी जल्दी वो प्ले हो जाती है और आपका बफर जो है ना खाली हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या करेगी, एप्लीकेशन लेयर उसको जैसे वो साइन आ जाएगा, आपकी वीडियो रुक जाएगी। तो क्योंकि वीडियो क्यों रुकेगी, उसके बफर में कुछ होगा ही नहीं, वो वेट कर रहा होगा कि और फ्रेम्स आ जाएं। जब तक सफिशिएंट नंबर ऑफ़ फ्रेम्स नहीं आते तो आपकी वीडियो प्ले नहीं होती। तो बफर स्टार्वेशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बैंडविड्थ कम है तो आपको ऑटोमेटिकली कम क्वालिटी की वीडियो में शिफ्ट होना है, ठीक है। और उसके बाद ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लो में क्या होता है, जब भी आपके पास बफर में एक डाटा है आपके पास, ठीक है, बफर में डाटा ज़्यादा है और आपके पास बहुत सारा जो है ना फ्रेम्स आ रहे हैं, डाटा आ रहा है, उससे ज़्यादा भी डाटा आएगा तो बफर से ज़्यादा आएगा तो वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। तो आपने ये दोनों चीज़ें जो क्लाइंट होता है वो ये देख रहा होता है। और क्लाइंट ये भी देखता है कि कब उसने कौन से इनकोडिंग रेट की फ़ाइल को रिक्वेस्ट कर। इनकोडिंग रेट का मतलब ये है कि वो आइदर उसने 1080 का फिर चंक्स को रिक्वेस्ट करना है, जहाँ 720 या 480, ठीक है, इस तरह यहाँ 240, इस तरह बाकी जो रेट्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो जितनी ज़्यादा उसके पास बैंडविड्थ होती है उतने वो हायर इनकोडिंग रेट की जो चंक्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता है। और उसको ये भी पता होता है अगर मैंने 1080 के चंक्स को रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए URL कौन सी है, क्योंकि हर एक जो वीडियो पड़ी होगी ना उसकी एक स्पेसिफिक URL होगी। URL के थ्रू आप उस इनकोडिंग रेट की फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। वो कहाँ से उसको मिलेगी, उसको मैनिफेस्ट फाइल से मिलेगी। तो वो डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल बैंडविड्थ, मेरे पास अवेलेबल बैंडविड्थ कितनी है, उसी हिसाब से वो उसको रिक्वेस्ट करेगा। अब हमारे पास चैलेंज ये आता है कि आपके पास स्ट्रीमिंग कंटेंट, आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, आपने 100 एंड 1000 ऑफ समल्टेनियसली जो है ना यूज़र को सेंड करना है, ठीक। एक ही वीडियो फाइल है, आपने 1000 ऑफ यूज़र को सिमल्टेनियसली देना है, तो उसके लिए आप किस तरह उनको सेंड करेंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप एक ही सर्वर को डिप्लॉय कर दें, लेकिन उससे मसला क्या होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा। अगर वो सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको वो जो सर्विस है वो आपकी उसमें बंद हो जाएगी, आपकी जो स्ट्रीमिंग है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ नेटवर्क कंजेशन होगी। पॉइंट ऑफ नेटवर्क कंजेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके पास सर्वर लगा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी, अगर आपके पास 10,000 यूज़र को वो वीडियो जा रही है तो 10,000 आपके पास समल्टेनियसली TCP कनेक्शन के थ्रू वो डाटा जा रहा होगा और वो मल्टीपल उसकी कापीज जा रही होंगी, तो वहाँ पे कंजेशन हो सकती है। उसके पास आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो एक सर्वर है वो सारे पास नहीं हो सकते। जो पास होंगे उनको डाटा जल्दी मिल जाएगा, जो दूर दूर होंगे उनको उनमें इशू होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास मल्टीपल कापीज जा रही होंगी एक ही आउटगोइंग लिंक पे, आपके पास जो सर्वर के जो लिंक है, एक्सेस लिंक है, उस पर मल्टीपल कापीज़ जा रही हैं, जिसकी वजह से कंजेशन होने के चांसेस हैं। तो ये सलूशन तो सिंपल है, लेकिन ये सलूशन जो है ना वो ये स्केल नहीं होगा। इसमें स्केलेबिलिटी का इशू है कि अगर आपके पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनको जो क्वालिटी ऑफ सर्विस आपने देनी है वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं इसका फिर सलूशन क्या है। हमारा मसला क्या है कि हम बहुत सारा जो स्ट्रीमिंग कंटेंट है बहुत सारे यूज़र्स आगे एक सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर एक सर्वर होगा तो स्केलेबिलिटी का इशू होगा। तो दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप मल्टीपल कापीज़ को स्टोर कर दें और वो जो आप स्टोर कर रहे हैं वो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स पे करेंगे। जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड साइट्स पे करने का मतलब ये है कि आप एक सर्वर रख दें पाकिस्तान में, एक इंडिया में रख दें, एक आप US में रख दें, एक UK में रख दें। जो पाकिस्तान के यूज़र्स होंगे वो पाकिस्तान वाले सर्वर के साथ कंटेक्ट करेंगे, जो इंडिया वाले यूज़र्स होंगे वो इंडिया वाले सर्वर के साथ कंटेक्ट करेंगे। इसी तरह जिस कंट्री के यूज़र हैं उस कंट्री के
जो CDN का सर्वर है जिस पे कॉपीज़ पड़ी हैं उसके साथ कंटेक्ट करेंगे, तो इस तरह उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बेटर मिलेगी। तो CDN सर्वर को डिप्लॉय करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो इंटरडीप होते हैं। इंटरडीप में क्या करते हैं, वो CDN सर्वर हैं जिन पे कॉपीज़ पड़ी हुई हैं वो हम ISPs में रख देते हैं। IS जैसे PTCL है, नेटल है, उसमें एक सर्वर पड़ा होगा जिसमें सारा वीडियो कंटेंट पड़ा होगा। इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो ब्रिंग होम है। ब्रिंग होम में क्या होता है, हम उनको ISPs में नहीं रखते, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, जहाँ हमने पॉप पढ़ा था पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, वो एक्सचेंज होती है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज़ द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो वहाँ पे हम रखते हैं, हम ज़्यादा क्लोज नहीं उनको करते हैं, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स में उनको रख देंगे। और फिर जब भी हमारे यूज़र जो है ना कोई वीडियो एक्सेस करने लगेंगे तो वो आपका जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करेगा कि आपके जो नियरेस्ट जो है ना कौन सा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क का सर्वर पड़ा हुआ है तो उसके साथ आपका कांटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो सर्विस मिलेगी वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो अभी हमने देखा कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में क्या होता है, आपके पास कॉपी स्टोर होती हैं एट डिफरेंट CDN नोड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास नेटफ्लिक्स है, वो कॉपी स्टोर करेगी मैड मैन की एक सीरीज़ है, ड्रामा सीरीज़ है, ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है। तो वो किस तरह उसको डिलीवर करेगी, उसकी उसने कॉपीज़ को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल उसने डिफरेंट जगहों पे अपने सर्वर डिप्लॉय कर दिए हैं जिस पे उसकी उसने कॉपीज़ रख दी हैं। अब अगर एक पर्सन है, ठीक है, सब्सक्राइबर क्या करेंगे, सब्सक्राइबर को जब भी कोई भी कंटेंट चाहिए होगा तो वो CDN को आपने जो नियरेस्ट उसका CDN होगा उसके साथ कांटेक्ट करेगा और वहाँ से कंटेंट वो रिट्रीव कर लेगा। जो इधर के यूज़र्स हैं वो उसके साथ कांटेक्ट कर लेंगे, जो इधर के यूज़र्स हैं वो उनके जो पास CDN है वहाँ से उस डाटा को रिट्रीव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इधर एक यूज़र है वो नेटफ्लिक्स के पास जाएगा, नेटफ्लिक्स उसको मैनिफेस्ट फाइल भेजेगी और मैनिफेस्ट फाइल में क्या डाटा होता है कि आपके पास कौन कौन ये सर्वर हैं जहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है। तो ये यूज़र क्या करेगा, ये देख लेगा कि मेरे जो नियरेस्ट सर्वर है वो कौन सा है, तो उसके साथ वो कांटेक्ट करेगा और वहाँ से वो डाटा रिट्रीव कर लेगा। तो इस तरह आपके पास जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काम करते हैं। तो आपके पास किसी यूज़र के पास ये भी होता है, अगर एक उसको क्योंकि उसके पास मैनिफेस्ट फाइल आ गई है सारे सर्वर का डाटा है, अगर एक भी उसे अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही तो वो दूसरे जो है ना वो सर्वर के साथ कांटेक्ट भी कर सकता है।